हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आ गए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का ये लास्ट क्लास होगा। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का थर्ड लेक्चर तक हो चुका है, ये फोर्थ लेक्चर होगा। तो मैं आप लोगों को आज जो बताने वाला हूँ, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में जो चीज छूटा हुआ था उस चीज के बारे में। तो हम लोग जो डी ब्रोगली थ्योरी पढ़े थे, लास्ट क्लास में डी ब्रोगली थ्योरी जो पढ़े थे, लेमडा बराबर एच बाई पी, एच बाई पी या पी बराबर एच बाई लेमडा। ठीक है, अब मैं इसके आगे की और बात करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है और एच क्या है आपका मोमेंटम है। किसका मोमेंटम है? तो फोटोन का मोमेंटम है। तो एच बराबर क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट, पी बराबर मोमेंटम। किसका मोमेंटम? फोटोन का मोमेंटम। हिंदी में इसको बोलते हैं संवेग। तो आप अगर आपको पूछेगा फोटोन का मोमेंटम, अगर आपको पूछेगा कि फोटोन का मोमेंटम क्या है, फोटोन का मोमेंटम क्या है, तो बोल सकते हैं पी बराबर एच बाई लेमडा। अब लेमडा क्या है? तो फोटोन का तरंगदैर्घ्य, लेमडा बराबर एच बाई पी। इस तरह से में घुमा कर आपको पूछ सकता है। ठीक है, या तो इसी चीज का एक दूसरा रूप है, पी बराबर क्या मास इंटू वेलोसिटी। ये मास किसका मास है? फोटोन का मास है। भी किसका वेलोसिटी है? फोटोन का वेलोसिटी। या तो आपको फोटोन का तरंगदैर्घ्य बराबर ऐसे पूछेगा, या तो आपको ऐसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसके बारे में। देखो, यदि कण का द्रव्यमान के फोटोन के कण का द्रव्यमान यहाँ में है, v वेग से गतिमान है, तो v वेग से गतिमान है तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा? h बाई एम बी। ये समीकरण 1 मान सकते हैं। और v वेग से जब गतिमान होगा तो उस पर क्या होगा? उस पर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एक्चुअल में? काइनेटिक एनर्जी हम 11th क्लास से पढ़े थे, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम v का वैल्यू निकालते हैं। v का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्रॉस गुना करके इतना आ जाएगा। ठीक है, ये गुना में तो भट्टे में चला जाएगा। और ये इसको आगे अगर क्या करें, पुट करें, तो ये स्क्वायर, जैसे उसको आगे इसको पुट करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2k बाई m हो जाएगा। क्योंकि m नीचे यहाँ जाएगा तो m नीचे आ जाएगा गुना होकर, आपको v का वैल्यू इतना आ जाएगा। इसका जैसे हम लोग पुट करेंगे तो आपको आगे दिख जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला था। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग v का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। यहाँ देखिएगा ये जो m है पहले से रख दिया, और v का वैल्यू यहाँ निकाल करके मैंने इस समीकरण में डालते हैं, तो फाइनली जो मेरा ये आता है लेमडा आता है इतना। अब यहाँ देखो इस m को रूट के अंदर डालेंगे, m को रूट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? m का स्क्वायर जाएगा। देखो अगर यहाँ पे m स्क्वायर अगर है, ठीक है, इसको और बाहर निकालेंगे तो m निकलेगा, और इसको रूट के अंदर डालेंगे, इसको रूट के अंदर डालेंगे तो क्या जाएगा? m स्क्वायर जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर जाएगा। तो उसी तरह से हम अगर इसको ये करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये जो m है इसको अंदर में डालेंगे तो गुना में क्या आ जाएगा? m स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर से एगो m, नीचे से एगो m कट गया, ऊपर में 2 m है। तो h बराबर क्या बचे? लेमडा बराबर क्या बचे? h अपॉन रूट अंडर 2km। अब ये 2km जो है, के जो है आपका काइनेटिक एनर्जी है, के ही लिख सकते थे लेकिन वहां पे हम लिखे के, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म देखने में उसको अच्छा लगता है। आगे की बात करें अगर हम लोग, द्रव्यमान का आवेश क्यों है तथा विभव भी है। द्रव्यमान का आवेश क्यों तथा विभव भी है, तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आएगा आपका? वर्क आएगा। क्या आएगा आपके? वर्क, WR के। ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, एक्चुअल में बोल सकते हैं हम लोग, देखिए के बराबर कितना आएगा? वर्क। और वर्क का फॉर्मूला आप ये जहाँ कहीं पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता फॉर्मूला? V बराबर W अपॉन क्यू। क्या वर्क डन है, चार्ज क्या आपका, V क्या आपका विभव या पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंट है, और क्या हो गया? Q हो गया चार्ज, और W हो गया वर्क। यहाँ से गुना करते हैं तो W बराबर Q इंटू V आता है। तो जहाँ पे हम लोग W है वहां पे जहाँ वर्क है क्या लिख सकते हैं? Q इंटू V। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो आपका बन गया आपका भी यहाँ पे Q इंटू V। तो जहाँ पे K था उसके वैल्यू K के जहाँ कितना रखेंगे? Q इंटू V। ये भी एक लेमडा का एक अलग अलग रूप है। इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो अलग अलग फॉर्म में कभी प्रूफ करने पूछेगा, तो बस इस तरह से इस फॉर्मूला का हेल्प लेकर आप कर सकते हैं। अब आपको बताने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग उसका वेवलेंथ, डी ब्रोगली थ्योरी से इसका वेवलेंथ कैसे याद करेंगे, तो आपको ये सब जो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 9.1 × 31 kg। कई सवालों में फिजिक्स में प्रयोग होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 19 कूलम। ठीक है, और एच का जो मान होता है 6.625 × 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपका एच का मान है। अगर मैं इस फॉर्मूला से पुट कर दूं, अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का और चर्चा नहीं किया, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का उदाहरण का सवाल है
तो रहने देना इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वॉल के पद में पूछता है। अगर मैं एच का मान यहाँ बैठा दूं, 2 का 2, एम का वैल्यू है, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, यहाँ पे क्यू किसका क्यू है, किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी को रख दिए ऐसे, क्योंकि वी इलेक्ट्रॉन का जो कितना वोल्ट होगा वो डिपेंड नहीं करता, वो फाइंड नहीं है, ठीक है। इस टोटल को सॉल्व करो ओवरऑल, तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा बराबर इतना, ये एंगस्ट्रम आएगा, एक एंगस्ट्रम 10 मीटर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रम 10 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको आपको या तो बनाना है तो बना लेना, या तो फिर डायरेक्टली इसको याद करना, और में पूछेगा तो इस पर मार्क आपको निकालना होगा। आगे की बात करें अगर हम, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग क्या था, हाइजेनबर्ग की बात करें तो हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, किसके बारे में, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में हम बात करें अगर, तो हाइजेनबर्ग में, ठीक है, इसमें एक चीज बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रही है, तो उसके साथ दो चीज में परिवर्तन होगा, या दो चीज में परिवर्तन होगा। तो एक साथ दो चीज, कोई भी दो राशि को मापना असंभव है। एक राशि की बात करेगा तो एक राशि का क्या हो जाएगा, एक राशि का मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या आपका विस्थापन, जिसका हम डेल एक्स बोल सकते हैं। तो दोनों किसी एक राशि को हाइजेनबर्ग के अनुसार बोला कि एक किसी इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन होता है, तो उसके कारण किसी एक राशि का ही हम लोग माप को फाइंड कर सकते हैं, मेजर को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ मापना असंभव है, ये हाइजेनबर्ग का कहना है। इसमें बहुत इसमें से बहुत बड़ा योगदान है, और ये बहुत अच्छी तरह चीजों को बताया है। अगर बात करें इसका डेफिनेशन की, तो यह सिद्धांत जो है हाइजेनबर्ग का नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार, किसी कण की स्थिति, इनके पोजीशन और गति दोनों एक साथ पूर्ण रूप से मापना असंभव है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि इस स्थिति में पोजीशन हो, या तो आपका गति हो, या तो उसका मोमेंटम हो, कोई भी दो राशि को एक साथ मापना असंभव है। एक राशि को माप सकते हैं, दोनों को एक साथ मापना असंभव है, ठीक है। और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का गुणनफल का मान 4 पाई h/4 पाई से कम नहीं होना चाहिए, h/4 पाई से कम नहीं होना चाहिए। और बात करें h/4 पाई से कम, यानी कि बराबर हो तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उससे बराबर हो तो चलेगा, उससे बराबर हो तो चलेगा। तो कहने मतलब ये है, ये जो डेल एक्स है, डेल एक्स क्या, एक किसी इलेक्ट्रॉन का क्या है, विस्थापन है, एक राशि हो गया, और ये क्या आपका डेल पी जो है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। तो इनका गुणनफल h/4 पाई के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो भी मापना संभव होगा, नहीं तो मापना संभव नहीं होगा। यही आपका हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। याद रखिएगा, ये एच क्रॉस जो है, एच क्रॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, एच क्रॉस, ठीक। ये जो है कभी कभी इसका वैल्यू एच क्रॉस जो है, इसको एच क्रॉस बोलते हैं। एच क्रॉस का जो वैल्यू होता है π/2 होता है ना। तो कभी कभी इसका वैल्यू इस फॉर्म में ना देके इस फॉर्म में देता है, ठीक है, इस फॉर्म में देता है। तो इसका जैसे π/4, इसका वैल्यू π/4 रखेंगे, π/2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में पाई और नीचे h/π हो जाएगा, और आपका मिला के इतना आएगा। या तो फिर आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, तो ऑप्शन में ये मिलेगा। ये आपका हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी है, इसको बहुत अच्छी तरह देख लेना होगा, क्योंकि ये 2-3 साल से पूछा नहीं है, लेकिन क्या पता इस बार पूछ सकते हैं। बाकी उधर का जितने भी जो क्वेश्चन है बहुत भी है, आप क्वेश्चन बैंक में देख के समझ सकते हैं कि वो कितनी बार पूछे वाला सवाल है। उसके बाद इसमें और कुछ बचा नहीं है। उसके बाद अगर एनसीईआरटी या क्वेश्चन बैंक कुछ बात करें 1-2 क्वेश्चन का, तो उसमें सॉल्व होगा। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ से खत्म होता है। आगे की बात करें तो एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियस फिजिक्स या 12 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 12 चैप्टर होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।